Hello students, in this video we will start off or continue further with electrostatics. अब तक हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. फिर मैंने आपको ये कहा था कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो होगी वो इनकन्वीनियंट होगी, तो ऐसे केसेस में हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे. नाउ गॉस लॉ जो था, गॉस लॉ समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझना जरूरी था. एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, राइट. हम लोगों ने ये देखा था पॉजिटिव चार्जेस के वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, नेगेटिव चार्जेस के वजह से लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे. ये सारी चीजें जो थी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद गॉस लॉ टुडे, एंड टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. इट इज बेसिकली नंबर ऑफ lines passing through a given surface, number of electric field lines passing through given surface. ठीक है, given surface. Now let's say आपकी फील्ड लाइंस ना ऐसी कुछ है, मान लो फील्ड लाइंस ऐसी कुछ है. Now if you see over here, if you consider a unit area, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो आप, मान लो यहां पे आप कंसिडर करते हो इस साइज का, एंड ये सेम साइज का एरिया अगर जो आप यहां पे कंसिडर करते हो, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि यहां पे नंबर ऑफ लाइंस विच आर कटिंग दिस सरफेस और विच आर पासिंग थ्रू दिस एरिया इज मोर. 1 2 3 4, यहां से 4 लाइंस पास हो रही है, बट यहां से बस 2 ही लाइंस पास हो रही है. सो विच मीन्स आई कैन से दैट यहां पे द density of lines is more, and यहां पे density of lines is less. जहां पे lines की density ज्यादा होती है, we say that यहां पे electric field ज्यादा होगी, electric field is more. So how do you define electric field now? Electric field can be defined as number of lines passing through a unit area. So number of field lines passing through a unit area, or a small area. unit area नहीं तो आप small area consider कर सकते हो. number of field lines passing through a unit area, okay, indicate the strength of the field, okay. सो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जो होंगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, डेंस होंगी. सो यहाँ पे योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर मोर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर लेस. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक कंसेप्ट. ओके, ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है. ओके, अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां पे हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. यहां पे मैं यूनिट एरिया कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. सो से फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ है, ये एक आपका सरफेस है, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है. सो हाउ डू यू डिफाइन फ्लक्स एज? Flux is defined as, mathematically flux is defined as E dot ds. Now what is ds? This is your area vector. हम लोग एरिया के लिए बहुत बार a यूज करते हैं, बट इस चैप्टर में एरिया वेक्टर के लिए हम लोग s यूज करेंगे. So E dot ds, okay, this gives you flux. This is how mathematically you can find out the flux. Okay, मैं इसको d5 लिखता हूं क्योंकि आप छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हो, इसलिए. योर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट से आपका ना एरिया ऐसा कुछ है. नाउ यू कैन सी दैट एरिया हम लोग वेक्टर की तरह कंसिडर करें, एरिया वेक्टर. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? If this is your area vector is always perpendicular to the area. So perpendicular to the area मतलब आपका area vector ऐसा होगा.
दिस इज योर एरिया वेक्टर। ओके, लेट्स से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, सो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो इन दिस केस the total flux passing through the area is equal to integral of E dot ds, which is equal to integral of E into ds into इन दोनों के बीच का एंगल, that is cos theta। ठीक है, now flux is equal to E into ds into cos theta। okay, now what is ds into cos theta, ये समझने की कोशिश करता है। now ds into cos theta, it will be nothing but a vector which is in this direction na, ds cos theta is component of this vector which is in this direction। so if I just draw a area which is this way, okay, मान लो कोई एक सरफेस में ऐसा बनाता हूं, okay, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट से सेम है। okay, let's say this is the direction of electric field, and यहां पे जो आपका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, so when I say ds cos theta is basically an area vector which is in this direction, which is similar to this, क्योंकि यहां पे भी आपका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है। so ये ds cos theta क्या है? if you look at this surface is perpendicular to electric field, right? so surface is perpendicular to electric field। so when I say ds cos theta is basically a vector which is in this direction, ये आपका ds cos theta हुआ, and it is basically this direction, and we know that जब आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है तो आपका जो एरिया होता है that is perpendicular to electric field। so when I write ds cos theta, it is nothing but the component of area vector, component of area vector नहीं लिखते, component of area that is perpendicular to electric field। क्योंकि आपका एरिया वेक्टर जो होगा दैट इज ds cos theta, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे भी आप एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसा है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट योर सरफेस और इफ द सरफेस एरिया इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? आपका ये जो सरफेस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ds cos theta it is basically the component of the area that is perpendicular to the electric field। so now I can write flux as it is equal to integral of E into ds perpendicular। so this is basically the perpendicular area, okay, area which is perpendicular to the electric field। okay, I hope you have understood this। so to give you an example, for example let's say आपको एक आपका ना सरफेस ऐसा है, मान ये ऐसा आपका सरफेस है, ओके, एंड यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। लेट्स से दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज ओके अल्फा। आपका एरिया वेक्टर जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, सो आपका एरिया वेक्टर जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। दिस इज योर एरिया वेक्टर, ओके। आपको एरिया वेक्टर वो चाहिए, सो आपको यू नीड अ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू इज, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो आपका एंगल अल्फा है। सो ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। सो इन दिस केस योर फ्लक्स नाउ वुड बी इक्वल टू E इंटू ds इंटू कॉस अल्फा। ठीक है,
Now let's look at few examples कि कैसे ये निकाला जाता है. So let's consider a case जहां पे, let me draw it first. Okay, let's consider a point charge Q and at a distance D we have a disk जिसकी रेडियस is R. मान लो ये डिस्क की रेडियस R आपको दी गई है एंड आपको पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द डिस्क. फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, द डिस्क. ओके, ये अब आपको फाइंड आउट करना है. फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द डिस्क. ओके, नाउ द थिंग इज, यहां पे अगर जो आप डिस्क देखते हो तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा. आप क्या करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी. आप ये पॉइंट देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसी होगी, ये डायरेक्शन में. आप ये वाला पॉइंट देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की वजह से वो ऐसी होगी ना. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे होती है, आप पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. अच्छा, यहां पे योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. अच्छा, एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा. एरिया वेक्टर आपका, ये एरिया जो है ये वर्टिकल है. सो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज योर एरिया वेक्टर. ओके, नाउ if you see the angle between electric field which is this and area vector, तो ये जो आपका एंगल थीटा ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, तो योर एंगल इज 0. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर, राइट. इस एरिया को परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा दैट एंगल इज थीटा. सो आपका ये जो थीटा है दैट इज कंटिन्यूसली वेरिंग. अब बिकॉज थीटा इज कंटिन्यूसली वेरिंग, अच्छा, मोरेवर आपका ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना. इफ यू लुक एट दिस डिस्टेंस, ये पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, सिमिलरली इस पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पता है इट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q by R square. So because your R is continuously changing, also your theta is continuously changing. So ऐसे केस में आपको ये इंटीग्रेशन वाली टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी. फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E ds into cos theta. You will have to use this technique. Okay. Now इसके लिए आपको सबसे पहले तो, बिकॉज हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डिफरेंट होगा, तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा एरिया, मतलब यू विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन टेक्निक ओवर हियर. तो यहां पे आपको ऐसा कुछ एक चीज कंसिडर करना है जहां पे, ताकि उन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम हो और थीटा भी सेम हो. व्हाट आई मीन इज, लेट्स से ये आपकी डिस्क है. ओके, यहां पे वी हैव अ पॉइंट चार्ज दैट इज Q. Now if I draw a ring, okay, of radius x and a very small thickness, now what would happen in this case is, ये जो रिंग है, आप रिंग का कोई भी पॉइंट दे दो, आप इमेजिन कर पा रहे हो ऐसी एक रिंग, ऐसी एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये हाथ रिंग की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक आप ऐसा सर्कल बना रहे हो, सर्कल इमेजिन करो. ओके, तो उस सर्कल के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. So if you consider any point on this ring, if you consider any point on this ring, it will be at equal distance from this point charge. So let's say, okay, if I call this distance as R, this as D, this angle as, let's say, theta, okay.
सो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये डायरेक्शन में होगी. फाइन. नाउ इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अच्छा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा. Okay. Now if this angle is theta, this will also be equal to theta. Fine. So अब ये फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट. So flux is equal to integral of electric field over here is equal to 1 upon 4 pi epsilon q by r square into what is the area of this ring. Now इस रिंग का एरिया, अगर जो आप इस रिंग को ओपन करके कट करते हो तो आपको ये स्ट्रिप मिलेगी. ओके, हम लोगों ने ये किया हुआ है. सो इसका ये जो एरिया होगा वो कितना होगा? एरिया ऑफ दिस रिंग वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस रिंग दैट इज 2 पाई एक्स into the thickness that is dx. This is the area of this ring. Okay, so हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो डाल दिया है. एरिया की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं 2 पाई एक्स dx into cos theta. Theta is the angle between the area vector and the electric field. Okay. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो सीधी बाहर आ जाएंगी. Q into 2 pi into 4 pi epsilon integral of x dx. Cos theta can be written as d upon r. So d upon r. So नीचे ऑलरेडी आर स्क्वायर है और एक आर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये जो हमारा फ्लक्स है दैट विल बिकम क्यू बाय 2 एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ, अच्छा डी भी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स. अच्छा r can be written as d square plus x square raised to 1 by 2 and raised to 3 है तो ये 3 by 2 हो जाएगा. अब अगर जो आपको याद हो तो कल ना हम लोगों ने ऐसा एक इंटीग्रल सॉल्व किया है. दिस वेरीज फ्रॉम 0 to r. वी हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ एन इंटीग्रल. ओके, तो मैं वापस यहाँ पे सॉल्व नहीं करता. आपको ये कल आप चाहिए तो कल के नोट्स आप आपके रेफर करो. वहां पे हमने डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने कुछ वाई अज्यूम किया था एंड फिर इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया था. तो आप अगर जो इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज क्यू डी बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस. सो दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट. ओके, आपको याद ना आ रहा हो तो ये हम लोगों ने कल किया था. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड इसके लिए हमें ऐसा ही इंटीग्रल मिल रहा था y dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 3 by 2. यहाँ पे y dy के जगह पे यू हैव x dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू 3 by 2. सो दिस गिव्स यू बेसिकली, इससे आपको ये मिल जाएगा फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द डिस्क ओवर हियर. सो फ्लक्स इज इन दिस केसेस q बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस ये d अंदर चला जाएगा d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, कि फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है. सो वेन एवर द फ्लक्स इज वेरिंग, मतलब बेसिकली मान लो आपको ये रियलाइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है या ये थीटा चेंज हो रहा है एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उस केस में आपको ये इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी है. अच्छा, कई बार सिंपल केसेस आपको कभी पूछेंगे नहीं, बट मान लो ऐसा कुछ सिंपल केस है. लेट्स से यू हैव अ स्क्वायर. ओके, अ स्क्वायर प्लेट. एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज गिवन टू यू. लेट्स से एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज 10 meter square and it is given to you that you have uniform electric field. Okay, that is let's say 10 Newton per coulomb. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में.
दिस इज योर एरिया वेक्टर, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा ना। ऐसे केस में कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस को अगर जो आप चेक करते हो तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, एंड हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट चूज करो, कोई भी यहां पे भी कोई एक पॉइंट चूज करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है, तो आपका थीटा भी हमेशा 0 ही होगा। सो ऐसे केस में आप फ्लक्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। फ्लक्स इज इक्वल टू E dot ds, so E into ds into cos theta. So what is the value of electric field? That is 10. Area vector is 10 into cos 0. Cos 0 is 1, so it is basically 100. Okay. Now यहाँ पे फ्लक्स के यूनिट्स क्या होंगे? फ्लक्स के यूनिट्स होंगे न्यूटन पर कूलम. It is electric field into area vector to मीटर स्क्वायर. ठीक है, फाइन. नाउ सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स. ओके, नाउ फ्लक्स के साथ एक दिक्कत है. ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट. नाउ लेट्स से we have a cube. Okay, let's say there is a cube present. अच्छा, ये जो क्यूब है इट हैज 6 surfaces, so let me call this as surface 1, this as surface 2, this as 3, this as 4. एक आगे वाली तरफ होगा 5 एंड एक पीछे वाली तरफ होगा 6. ओके, एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है. ओके, नाउ इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? सो वी नो दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो हमें कन्वेंशन याद रखना है कि जैसे एरिया वेक्टर जो है ना, वो जो सरफेस क्लोज हो रहा है वो हमेशा उसके बाहर की तरफ निकलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर सरफेस 2 आपका एरिया वेक्टर कैन हैव 2 डायरेक्शंस, ये या फिर ये अंदर की तरफ, दोनों ही इसको परपेंडिकुलर है ना. बट अंदर की तरफ एरिया वेक्टर आप बनाओगे तो ये एरिया वेक्टर सरफेस के अंदर जा रहा है, तो हम लोग हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा सरफेस के बाहर जाए. तो यहां पे इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो आपका होगा वो ऐसा होगा. लेट मी राइट दिस एज ds2. इसके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो ऐसा होगा ds1. ओके, 4 के लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, 3 के लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा. ओके, नाउ कौन से सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है और कौन से सरफेस से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इसको समझने का ना एक इंट्यूटिव तरीका है. तरीका यह है कि आपको बस वो देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को कट कर रही है या कट नहीं कर रही, चीरते हुए जा रहा है या नहीं जा रहा है. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सरफेस आपका 1 है. लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. ये आपका सरफेस 1 है एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, तो ये ऐसे सरफेस को कट करते हुए जा रही है ना, तो बेसिकली सरफेस 1 से फ्लक्स पास होगा. ओके, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधी निकल जाएंगी तो सरफेस 2 से भी पास होती जाएंगी, तो 2 को भी कट करती जाएंगी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सरफेस 3. आपका सरफेस 3 ऐसा है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधी निकलती हुई जा रही है. They are not cutting the surface, right? They are as good as tangent to the surface. मान लो आपका सरफेस 3 ऐसा ही है ना, ये पेज की तरह है एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पेन्स की तरह है, एक के ऊपर है ना. ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे निकल जाएंगी तो सरफेस को कट नहीं कर रही ना, दे आर जस्ट टचिंग द सरफेस. सो ये नीचे वाली लाइन जो है वो तो इस सरफेस को टच कर रही है और बाकी सारी लाइंस तो इस सरफेस को टच भी नहीं कर रही. So ऐसे केस में आई कैन से फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 विल बी 0.
सिमिलरली आप अगर जो ये सरफेस 5 मतलब ये साइड का सरफेस, दिस इज योर सरफेस 5 एंड पीछे वाला सरफेस 6 अगर जो आप देखोगे तो ये सरफेसेस इस तरह से, मान लो ये ऐसा एक पेज हमने पकड़ा हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे निकलते जा रही है, तो ये भी सरफेस को कट नहीं कर रही ना, ये बस सरफेस को क्या कर रही है, टच करके जा रही है। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 is equal to flux through surface 6 which is also equal to 0. Another way of understanding it is flux क्या होता है, flux का फॉर्मूला यही होता है ना कि flux is equal to E into ds into cos theta। अब आप 4 के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसा है, एरिया वेक्टर का आपका डायरेक्शन ऐसा है, इनके बीच का ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज। आप cos 90 पुट करोगे तो अपने आप से 0 आ जाएगा। सो इस तरह से फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, 4, 5 एंड 6 विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 फाइंड आउट करता है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, लेट्स से द लेंथ ऑफ द क्यूब इज L, तो ये स्क्वायर का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। सो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 वुड बी इक्वल टू E into the area that is ds1 into cos theta. So electric field is E into area is L square into cos। अच्छा, what is the angle? इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, आपका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्रीज हुआ। सो दिस इज cos 180। सो cos 180 is -1, so minus EL square। You can see that this flux is negative। Okay, so now I can say this, when the electric field lines are going into the surface or into the space, ये space है ना आपका, जो ये क्यूब जो enclose कर रहा है, it is that space over here। now surface 1 से क्या हो रहा है कि electric field lines से surface के अंदर जा रही है। so whenever electric field lines go inside the surface, we say that flux is negative। So flux is negative when electric field lines go inside the volume bound by the surface। सो ये अब हमेशा हमें याद रखना है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस वॉल्यूम के अंदर जा रही है, इफ दे आर गोइंग इनसाइड द वॉल्यूम, तो इन दैट केस योर फ्लक्स इज नेगेटिव। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू 2। सो ये सारी जो फील्ड लाइंस है ये 2 से बाहर निकल जाएंगी, दे विल कम आउट ऑफ 2। ओके, सो फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 क्या होगा, E into ds2 into cos theta। so it is E into L square। अच्छा, अब यहां पे आपका एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो योर थीटा इन दिस केस इज 0 डिग्रीज। so I'll put cos 0 over here। cos 0 is 1, so it is E into L square। okay, now you can say that this is positive। so now what I can say is, I can say this, when the field lines are going out of the volume, volume के बाहर निकल रही है ना through a surface, तो in that case your flux is positive। so in this case electric field lines are going out of the volume। so फ्लक्स लाइंस जब अंदर जाती है, ओके, फील्ड लाइंस जब अंदर जाती है तो फ्लक्स आपका नेगेटिव होता है, फील्ड लाइंस जब बाहर निकलती है तो आपका जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। नाउ फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इसलिए क्योंकि फ्लक्स आप कैसे निकालते हो, E डॉट ds, राइट। सो जब आप डॉट प्रोडक्ट देते हो तब जाके फ्लक्स मिलता है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप टोटल फ्लक्स अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली सारे फ्लक्सेस को ऐड कर दो।
So total flux is equal to summation of all the fluxes. अच्छा, flux 1 is minus EL square, flux 2 is plus EL square, which is this, and बाकी सारे तो वैसे ही 0 0 है. So your total flux is equal to 0 in this case. Now ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर जा रही है उतनी ही फील्ड लाइन सरफेस के बाहर भी निकल रही है. सो 3 फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर जा रही है, इस वॉल्यूम के अंदर जा रही है, तो उतनी ही 3 फील्ड लाइंस इस वॉल्यूम से वापस बाहर निकल रही है. तो नेट फील्ड लाइंस विच आर इन दिस वॉल्यूम इज 0 ना, मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है. तो इसलिए वी से दैट नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज 0. So let me write this. Net flux through the cube is equal to 0. And the reason is because number of field lines going in is equal to number of field lines coming out. ओके, जितनी फील्ड लाइंस उस वॉल्यूम के अंदर जा रही है उतनी ही फील्ड लाइंस जो है उस वॉल्यूम के बाहर निकल रही है. तो ऐसे केस में नेट फ्लक्स इज 0. यह आया आपको समझ में? ठीक है. ओके, the last part before we finish this off, let's say you have a closed surface, you have a charge which is inside the surface. now ये point charge के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो ये फील्ड लाइंस यू कैन सी बस बाहर निकल रही है. ओके, सरफेस के अंदर तो कोई आ ही नहीं रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट. बस बाहर निकल रही है ना, अंदर तो कोई भी नहीं आ रही है. तो इस केस में फ्लक्स इज प्रेजेंट, फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, बट इस केस में व्हेन यू हैव अ पॉइंट चार्ज विच इज आउटसाइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी. नाउ इफ यू लुक एट दिस लाइन, ये लाइन यहां से अंदर आ रही है बट यहां से ये बाहर निकल रही है. तो जितनी लाइंस अंदर आ रही है उतनी लाइंस बाहर भी निकल रही है. जैसे यहां से ये अंदर आ रही है तो ये बाहर निकल रही है. सो ऐसे केस में फ्लक्स इज 0. So if the charge is outside, flux through the surface will be 0. ठीक है? Thank you.